हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। तो गाइस, यहाँ हम लोग कर रहे हैं दृश्य आईएएस की क्विक क्विक, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस। चैप्टर नंबर 11 चल रहा है, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरा टेलीग्राम का पेज का लिंक देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो वो यहाँ से आपकी पूरी हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 यानी कि न्यायपालिका। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो है न्यायिक सक्रियता से, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का हम लोग कर चुके हैं, यहाँ से अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, एक चीज और, अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अगर कोई दृष्टि की बुक पढ़ना चाहता है तो। एक बात हो गई। दूसरी बात गई, अगर आप लोग घटना चक्र करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा। चैनल पे जो है ना, प्लेलिस्ट वाला जो कॉलम होगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पे आपको घटना चक्र की जितनी भी वीडियोस है वो आपको वहां पे मिल जाएगी। क्योंकि गाइस, अगर हम फ्री की बात करें ना, तो मुझे नहीं लगता कि अगर घटना चक्र आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत है फ्री के लिए। चाहे आरओ की एग्जाम की बात करें, चाहे मैं यूपी पीसीएस की बात करूं, चाहे बीपीएससी की बात करूं, तो प्री के लिए मुझे लगता है घटना चक्र जो है सफिशियंट है। आप लोग अगर ठीक से पढ़ लें तो प्री निकलने से कोई आपको मतलब नहीं रोक सकता। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म की। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है न्याय। एक बात और गई, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म का सामान्य अर्थ क्या है? तो सामान्य अर्थ उस स्थिति से है जिसमें क्या है, न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्यपालिका के क्षेत्र में दखल देती है। समझिए अब इसे। यानी कि सपोज कि कुछ विषय हैं, मतलब कुछ क्षेत्र है न्यायपालिका का, कुछ विषय हैं न्यायपालिका के कि आप इतने पे ही काम करोगे। अब क्या है, न्यायपालिका ना कूद के इस विषय से कहाँ पहुंच जाती है, जो कार्यपालिका के काम होते हैं ना उस पे आ जाती है। ठीक है। मतलब अपने अपना जो कार्य क्षेत्र है उससे हटकर, ये अधिकार क्षेत्र से हटकर वहां पहुंच जाती है जहां कार्यपालिका को काम करना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कभी कभी विधायिका। देखिए, 3 अंग होते हैं। तो एक होता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो मतलब न्यायपालिका क्या करती है, कभी कभी इसके कार्य क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र में कूद के आ जाती है, या फिर कभी कभी विधायिका में भी आ जाती है। ठीक है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। चलो, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। अब देखिए क्या है, संविधान के लागू होने के तुरंत बाद ही यह तनाव शुरू हो गया कि संसद की शक्तियां कहाँ तक जाती हैं। ठीक है। और न्यायपालिका किस सीमा तक उन पे प्रतिबंध लगा सकती है। इसका प्रमाण है कि पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में 9वीं अनुसूची को संविधान में इसलिए शामिल किया गया था ताकि न्यायालय कुछ मामलों पर न्यायिक पुनर्वलोकन न कर सके। समझिए अब इस बात को। मतलब ये कहा गया शुरुआत में कि बताइए संसद की शक्तियां कितनी हैं। ठीक है। जहां पर न्यायपालिका प्रतिबंध ना लगा सके। ठीक है। अब क्या हुआ था, जो देखिए संविधान बना है उसमें संशोधन होता है। जो सबसे पहली बार जो संविधान संशोधन हुआ था वो ये हुआ था 1951 वाला। उसमें क्या होता ना गाइस, एक अनुसूची आई थी, 8 अनुसूची थी। जब संविधान बनता है तो 8 थी, तो 9वीं अनुसूची आ जाती है। ठीक है। संविधान में अब उसमें इसने कहा कि इस अनुसूची में जितनी भी चीजें आएंगी या जितने भी विषय रखे जाएंगे, उस पे न्यायालय कभी भी न्यायिक सक्रियता वाला काम नहीं करेगा। ठीक है। यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन नहीं करेगा। मतलब कि उसमें जो कानून है, यानी कि 9वीं अनुसूची में हमने जो भी कानून डाले हैं, सही है गलत है, न्यायालय उसकी जांच नहीं करेगा, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं करेगा 9वीं अनुसूची वाले। मतलब न्यायालय को इससे कर दिया दूर। कौन सा संविधान संशोधन? पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये तनाव देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी गांधी फैमिली के टाइम में ये सब चीजें ज्यादा हुई हैं। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में तो बहुत ही ज्यादा। तो देखिए, अब ये तो इंदिरा गांधी तो बाद में आई थी, फिलहाल यहाँ पे थे आपके जवाहरलाल नेहरू तब। ठीक है। अब इसने कहा है ये तनाव श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में चरम स्तर पर पहुंच गया जब उन्होंने विभिन्न संविधान संशोधन जैसे कि 17, 24, 25, 39, 42 के माध्यम से न्यायपालिका की शक्ति को क्या करने की कोशिश करी है, कम करने की शक्ति करी कोशिश करी है। मतलब इन्होंने क्या कहा है ना कि भैया, विधायिका कार्यपालिका की शक्ति ज्यादा हो, न्यायालय या न्यायपालिका की कम हो जाए। ऐसा कुछ काम किया गया है। ठीक है। ओके। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि एक एक केस हमने देखी, हम मैंने कहा 5-6 केस आपको याद रखने हैं। तो देखिए, एक एक मैंने ये वाला केस आपको याद रखने को कहा था, ये वाला भी याद रखने को कहा था, ये वाला एक नया केस यहाँ पे और है। ठीक है। तो मतलब वही 5-6 केस आपके ना घूम फिर के कूद कूद के वापस बार बार आएंगे। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे क्या बोला कि गोलकनाथ
केस था 1967 का, याद रखिएगा गाइस पूरा ये भी ईयर भी। केशवनंद भारती 1972, फिर एक है मिनर्वा बिल्स 1980 वाला, एक है वामन राव 1981 में। क्या होता है, इसकी लगभग हर ऐसी कोशिश को असंवैधानिक क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। मतलब कि सरकार ने क्या कोशिश करी, सरकार ने कोशिश करी कि जो न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका की शक्ति को करो कम। लेकिन जो ये केसेस आए ना जब, तो इसमें ना सरकार की इन कोशिशों को क्या करने की कोशिश करी, असंवैधानिक करने की। इन्होंने कहा भैया आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब सरकार को थोड़ा सा झुकाने की कोशिश करी। अब देखिए भारत में क्या है, न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत न्यायपालिका के निम्नलिखित कदमों कदमों को शामिल किया गया। अब न्यायिक सक्रियता के अंदर क्या क्या है बात करते हैं, देखिए। तो यहाँ लिखा है संविधान की मौलिक व्याख्या इस प्रकार करना कि संविधान का अर्थ बदल जाए और क्या है, विधायिका और कार्यपालिका इस नए अर्थ के अनुसार कार्य करने को बाध्य हो जाए। उदाहरण के लिए आर्टिकल 21 में दी गई शब्दावली विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जैसी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत, ज्यादा हो गई, चलिए ऊपर से समझते फिर। देखिए ऐसा कब कब देखा गया जब न्यायिक सक्रियता की बात आती है, ये देखते हैं, ठीक है, फिर से पढ़ते हैं guys, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। देखिए यहाँ पे लिखा है, संविधान की मौलिक व्याख्या इस प्रकार की जाए कि संविधान का अर्थ बदल जाए और विधायिका जो है हमारी, संसद कह दीजिए, कार्यपालिका जो है इस नए अर्थ के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हो जाए, ठीक है। मतलब काम उसी तरह करे जैसा कि संविधान का अर्थ, संविधान कहता है वैसा, ठीक है। अब जैसे आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार था इसमें, ठीक है, तो आर्टिकल शब्द, सॉरी, 21 में दी गई शब्दावली क्या है, इसमें लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, समझिए, यानी कि कानून के द्वारा जो बातें कही गई हैं उस हिसाब से काम करना, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये जो है ना आर्टिकल 21 में विधि मतलब कानून के द्वारा जो भी प्रक्रिया स्थापित की गई हैं अ, की जैसी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने, मतलब अब यहाँ पे ना सुप्रीम कोर्ट कूद जाता है। देखिए पहले क्या था ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में जो बात आर्टिकल 21 में कही गई थी, तो वो लगा यार वो कुछ तो गड़बड़ है, उसमें सही तरीके से नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि केस आता है, कौन सा केस आता है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। अब इसमें पूछ जाता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में, तो इस मामले में इसकी व्याख्या की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो गाइस वह इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। अच्छा इसमें समझिए, इसमें लिखा है जैसे आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप बस जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, जीवन या प्राण का अधिकार है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पे न्यायिक सक्रियता दिखाते हुए क्या कहा कि इसके अंतर्गत हर चीज आनी चाहिए। क्या चीज, जैसे शिक्षा है, आजीविका है, एकांतता है, जैसे अधिसंख्य अधिकारों को शामिल कर देना भी क्या है, एक न्यायिक सक्रियता का उदाहरण ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। मतलब प्राण का अधिकार सिर्फ ये ना हो कि बस आप बस सांस ले पा रहे हैं और जिंदा हैं, नहीं, मतलब आपकी जो जीवन स्तर है उसको भी अच्छा बनाना, ये सारी चीजें भी इसमें आ जाती है। तो ये काम करा था सुप्रीम कोर्ट जब आई थी कूद के, मतलब इसमें आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए न्यायिक सक्रियता का एक और उदाहरण देखिएगा इस, तो यहाँ पे लिखा है कि दूसरा उदाहरण उन मामलों में दिखाई देता है जिसमें न्यायालय ने सीधे-सीधे कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में दखल देते हुए महत्वपूर्ण मामलों पर नीति निर्देश दिए। यानी कि इसने कहा कि अब कुछ काम जो कार्यपालिका का कोई ऐसा कार्यक्षेत्र जिसमें सिर्फ कार्यपालिका काम कर सकती है, तो उसमें क्या हुआ कि सुप्रीम न्यायालय कूद के आ जाता है। वो उन मामलों पे या उन कार्यक्षेत्र में जो भी मामले आते हैं उस पे दिशा निर्देश कौन देने लगा, सुप्रीम कोर्ट, मतलब न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट, सब होते हैं। अब देखिए उदाहरण के लिए जैसे क्या हुआ, इसमें लिखा है एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 मामला, ये एक मामला था। एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 मामला। तो न्यायालय ने क्या है, बच्चों के अधिकार की रक्षा करने के लिए तो विशाखा अ, बनाम राजस्थान राज्य 1997 मामले में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण उत्पीड़न रोकने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए। मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने 2 केसेस दे दिए और इसमें न्यायालय ने कहा कि बच्चों बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बात कह दी और महिलाओं का जो
कार्यस्थल पर यौन शोषण होता है, उसके खिलाफ ये काम देखिए किसका था? कार्यपालिका का था, लेकिन दिशा निर्देश कौन दे रहा है यहाँ पे? न्यायालय दे रहा है। यानी इसी चीज़ को कि कार्यपालिका का कार्यक्षेत्र है, लेकिन काम कौन कर रहा है? इस पे न्यायालय कर रहा है, तो इसी को हम बोल देते हैं न्यायिक सक्रियता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण क्या है आपका? देखिए, जनहित याचिका, ये जो है ना पीआईएल बोलते हैं हम, तो इसको स्वीकार करना मतलब जो काम विधायिका को करना चाहिए या जो काम कार्यपालिका को करना चाहिए और वो नहीं कर रहे हैं, तो वो काम कौन कर रहा है? न्यायपालिका कर दे रही है। तो ये हो गया, मतलब पीआईएल के थ्रू यही होता है, ठीक है? कि तो इसमें क्या है ना, इसी को हम बोलते हैं न्याय सक्रियता। यानी आप इसके कार्यक्षेत्र और इसके कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हो। कौन कर रहा है? न्यायपालिका। तो वही न्यायिक सक्रियता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। आई होप आप लोग को इतनी सी बात समझ में आई होगी। आगे देखिए, और लिखा है अन्य शक्तियां व अधिकारिकताएं, ठीक है। देखिए, उपयुक्त शक्तियों के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के पास अन्य बहुत सारी शक्तियां हैं जो संविधान या कुछ अधिनियमों द्वारा दी गई हैं। मतलब हम सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों की बात कर रहे हैं। तो जो ऊपर पढ़ ली होता है उसके अलावा देखिए 137 जो आर्टिकल है सर्वोच्च न्यायालय को एक शक्ति देता है। क्या? कि वह अपने निर्णय, उसके जो आदेश है उस पर पुनर्विचार कर उन्हें बदल सकता है। यानी समझिए, यानी सपोज कि 2000 में कोई केस आया होगा, उस पे जो है ना सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ भी जो भी निर्णय दिया है हमें नहीं पता, कुछ दिया होगा, निर्णय दिया होगा। अब आज है 2023 में भी सेम वैसा ही कुछ केस आया है। अब न्यायपालिका को लगता है कि भैया मैंने जो 2000 में दिया था ना वो पूरी तरह से उचित सा नहीं लगता है, तो यहाँ पे वो उसको क्या कर सकती है? परिवर्तित कर सकती है, पुनर्वलोकन कर सकती है, उसको बदल सकती है। ठीक है, तो ये न्यायपालिका की शक्ति है। अच्छा, जिन याचिकाओं के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनर्वलोकन करता है उन्हें पुनर्विचार याचिका कहते हैं। मतलब मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है उसको क्या बोला है? पुनर्विचार याचिका। ऐसी याचिकाएं निर्णय के 30 दिन के भीतर ही दी जा सकती हैं। जो भी याचिका है, ये जो भी निर्णय लिया है, मतलब वो मैंने सन 2000 और 2023 कह दिया गाइस, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। अभी देखो, अभी जैसे न्यायपालिका ने आज है तो वो मैं थोड़ा सा बहुत दूर का बहुत 20 साल ले लिया। नहीं गाइस, इतना नहीं। देखिए, आज है सपोज कि 1 जनवरी 2024 में न्यायालय ने कोई निर्णय ले लिया सपोज। अब क्या हुआ ना कि उसको लगता है कि थोड़े दिन बाद 15-16 दिन बाद सपोज उसको लग जाए कि यार मैंने जो निर्णय दिया था वो थोड़ा-सा गलत है, अब मैं उस पे पुनर्विचार करूँ और उसको बदल दूँ। तो ये जो है न्यायालय कर सकता है, लेकिन ये कितने दिन तक वाला कर सकता है? सिर्फ 30 दिन के भीतर ये काम कर सकता है। ये बिना मौखिक तर्कों के सिर्फ लिखित कागजात के आधार उन्हीं न्यायाधीशों के समक्ष जिन्होंने निर्णय दिया था प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब अब ये नहीं है पूरी अदालत बैठेगी, जो न्यायाधीश थे जिनके समक्ष ये सब हुआ था वो उन्हीं को बिठाया जाएगा और निर्णय को बदलना है तो बदला जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है उपचारात्मक याचिका, ठीक है, तो क्या है ये? तो गाइस यहाँ पे चलिए इस बॉक्स में जो है वो पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, इसमें लिखा है उसके दोषी, तो इसमें लिखा है इससे दोषाहारी याचिका या कि उपचारात्मक याचिका के नाम से जाना जाता है। ये विगत वर्ष में प्रचलित हुई एक नवीन धारणा है, मतलब अभी कुछ ही वर्षों में ये नई नई चीज आई है। इसका प्रयोग पुनर्विचार याचिका को के खारिज होने के बाद जो है पीड़ित पक्ष द्वारा किसी अति गंभीर आधार पर किया जाता है। ठीक है, मतलब कि पुनर्विचार याचिका है, उसके बाद ये पुनर्विचार याचिका जो अभी हमने पढ़ी, तो इसके खारिज हो जाने के बाद, ये खारिज हो गया, इसके बाद जो पीड़ित पक्ष है ना उसके द्वारा किया जाता है ये वाली याचिका, उपचारात्मक याचिका। यदि सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठ अधिवक्ता मतलब वकील कह लीजिए, तो वरिष्ठ अधिवक्ता इस याचिका की गंभीरता से पुष्टि करता है तो उपचारात्मक याचिका स्वीकार की जानी चाहिए। फिर पुष्टि के पश्चात इस याचिका को एक ऐसे पैनल को भेजा जाता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के 3 वरिष्ठ न्यायाधीश सहित उक्त मामले के निर्णय सुनाने वाले न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ गाइस ऐसा नहीं था। आगे बढ़ते हैं। मतलब इसमें क्या है कि कोई जो है ना, फिर से देख लेते हैं चलिए। जैसे पुनर्विचार याचिका हुई उसके बाद जो हमने जो पीड़ित पक्ष है वो ये वाली याचिका ले आता है, उपचारात्मक याचिका। अब इसमें क्या होता है, जो भी मामला है उसे एक पैनल के पास भेजा जाता है। वो पैनल में 3 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं और वो न्यायाधीश होता है जो उस वक्त जिसने निर्णय सुनाया था। तो उस जो भी केस होता है उस पर दोबारा से विचार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है आर्टिकल 139 क के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति दी गई। हम शक्तियां पढ़े हैं सर्वोच्च न्यायालय की, तो इसने कहा आर्टिकल 139 का के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी गई कि यदि किसी मामले में विधि का प्रश्न आता है, मतलब
विधि का सारवान प्रश्न निहित है, तो उससे जुड़े मामले अलग-अलग उच्च न्यायालय में चल रहे हों, तो वह उन सभी मामलों को अपने पास क्या है मँगवा कर निपटा सकता है। ऐसा वह महान्यायवादी के निवेदन पर भी कर सकता है और स्वप्रेरणा से भी। मतलब समझिए, मतलब कि इसने कहा कि उच्च न्यायालय में बहुत सारे ऐसे-ऐसे कुछ मामले चल रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या करेगा, हाँ, मामले कुछ ऐसे हों जिसमें क्या है कौन-सा प्रश्न आता हो, विधि का सारवान प्रश्न निहित है, ऐसे कुछ मामले चल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उन मामलों को अपने पास बुला लेगा और उस पे कुछ निर्णय दे देगा। ऐसा वो महाधिवक्ता के निवेदन पर भी कर सकता है और अपने मन से भी कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है कि आर्टिकल 141 में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर क्या है अबाध्यकर होगी। ठीक है, इतनी सी बात, कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए आर्टिकल 142 में तो कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा और ऐसे आदेश दे सकेगा जो उसके समक्ष किसी बात अथवा विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। अब लिखा है इसी अनुच्छेद के अधीन दूसरी शक्ति यह है कि सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय के मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। किसी एक हाई कोर्ट से कहां से दूसरे हाई कोर्ट में डाल सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट कर सकता है ऐसा। देखिए, अब इसमें लिखा है संविधान के आर्टिकल 141, तो वैसे ये छोटी-छोटी बातें हैं, ये बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए संविधान के आर्टिकल 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति है कि वह अपनी प्रक्रिया से संबंधित नियम बना सकता है। मतलब जो भी उसकी प्रक्रिया प्रोसेस है उससे संबंधित नियम सुप्रीम कोर्ट खुद बना सकता है, परंतु ये नियम राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही बनेंगे। ये नियम संसद द्वारा निर्मित विधियों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। मतलब संसद जो भी कानून बनाती है उसके विरुद्ध नहीं होने चाहिए। ठीक है। और राष्ट्रपति का अनुमोदन इसमें आवश्यक है। अब लिखा है आर्टिकल 145 1 में, देखिए आर्टिकल इतना खास याद रखने की जरूरत नहीं है। बात याद रख लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 145 वो 4 में के तहत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाए जाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाए जाएंगे। अर्थात मामले की सुनवाई जो है बंद कमरे में नहीं होगी। ठीक है, और देखते हैं। तो इसने कहा सर्वोच्च न्यायालय को देश के सभी न्यायालयों पंचाटों आदि का न्यायिक अधीक्षण करने की शक्ति है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है संविधान के आर्टिकल 13, 132, 133 आदि अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अंतिम और पूर्ण अधिकार है। मतलब संविधान की जो व्याख्या की जा रही है उसका अंतिम अधिकार या पूर्ण अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को है। मतलब वो सही व्याख्या करके बता देगा कि संविधान ऐसा ऐसा कह रहा है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद है उसको निपटाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब इनका इलेक्शन हो रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो सुप्रीम कोर्ट चाहिए। अब इसने कहा जो आपका यूपीएससी है यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष या सदस्य हैं उनके आचरण की जांच राष्ट्रपति के निवेदन पर कौन करता है, वो सुप्रीम कोर्ट करती है। तो वैसे इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं था, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें लिखा है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है आर्टिकल 138 के अनुसार क्या है, संसद संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट के विषय के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिकता देने के लिए विधि पारित कर सकती है। मतलब संसद के पास ये शक्ति है कि वो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को बढ़ा सकती है। ठीक है, अब और ये किसका विषय है, ये संघ सूची का विषय, और संघ सूची पे कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है। ठीक है, तो आर्टिकल 139 के अंतर्गत क्या है, संसद ये शक्ति रखती है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की जो रिट अधिकारिकता में भी विस्तार कर सकती है। जो रिट जारी करने की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय की उसमें भी विस्तार कर सकती है कौन, संसद। आर्टिकल 139 के तहत, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। 139 140 में क्या कहा गया कि जो संसद है ना विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट के ऐसी अनुषंगिक शक्तियां दे सकती है जो सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्तियों तथा अधिकारिकताओं को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है गाइस, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आर्टिकल, फिर इसमें एक और शक्ति देखिए, और देखिए इसमें क्या है, संसद आपराधिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिकता बढ़ा सकती है। मतलब शक्ति को बढ़ा सकती है आपराधिक मामले में, कौन, संसद। तो संसद द्वारा इसका जो प्रयोग है ना 1970 में अपीलीय अधिकारिकता में किया गया था। इस वाली शक्ति का, संसद की जो शक्ति है उसने ऐसा कुछ कर दिया था। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता की बात करते हैं गाइस यहाँ पे। तो इसमें क्या लिखा है कि विधि के शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ
को समुचित तरीके से चलाने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर आपको सही तरीके से कानून चलाना है भारत में, तो आपका जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होना ही चाहिए। मतलब कानून के अकॉर्डिंग काम करना है तो न्यायपालिका को स्वतंत्र होना ही चाहिए। तो ऐसी कुछ स्वतंत्रताओं को हम निम्नलिखित प्रावधानों के के माध्यम से समझते हैं। देखिए, पहला इसने कहा न्यायाधीशों की नियुक्ति। मतलब इसने कहा कि भैया अगर आपको एक देश तरीके से चलाना है ना, तो जो सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका है ना, वो स्वतंत्र होनी चाहिए। मतलब इस पे किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कभी प्राइम मिनिस्टर का दबाव हो नहीं होना चाहिए। मतलब विधायिका का दबाव होना चाहिए नहीं, कार्यपालिका का दबाव होना चाहिए नहीं, किसी भी व्यक्ति का दबाव होना चाहिए नहीं। ठीक है। तो अब देखिए इसमें इसमें क्या-क्या पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं भैया अगर ऐसा है तो इस पे तो किसी का दबाव हो ही नहीं सकता। ठीक है। जैसे सपोज़ दैट आप जॉब करते हैं, तो आपके ऊपर ना जो मैनेजर बैठा है या टीम लीड बैठा है, उसका दबाव तो भैया आपके ऊपर होगा ही होगा, हैं? सपोज़ आप गोलगप्पे बेचते हैं, ठीक है? यानी गोलगप्पे की जो रेहड़ी है ना, वो आपकी खुद की, तो आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं होगा, ठीक है? बस ऐसा समझ लीजिए कि आपके ऊपर किसी का दबाव होना नहीं चाहिए, ठीक है? आप स्वतंत्र हो। न्याय यहाँ पे देखिए जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की बात करते हो, तो इसके लिए क्या होता है ना एक मंडल होता है, यानी कि कोलिजियम होता है, ठीक है? जिसमें क्या होता है ना 5 सदस्य होते हैं और सबके सब क्या होते हैं न्यायाधीश होते हैं। तो इसमें कोई कार्यपालिका का सदस्य ही नहीं है। इसका मतलब कार्यपालिका का हस्तक्षेप इसमें क्या हो गया ना के बराबर। यानी कि हमने कहा ना विधायिका का हस्तक्षेप ना हो, कार्यपालिका का हस्तक्षेप ना हो, तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति हो रही है वो न्यायाधीशों के ही द्वारा हो रही है। तो भैया कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप हो ही नहीं रहा है। तो जब कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप ही नहीं है तो न्यायाधीश हैं जो जजेस हैं वो इनसे क्यों डरेंगे? वो कहेंगे ये क्या हमारी नौकरी खा जाएंगे? नहीं, जब नहीं खाएंगे तो अपना स्वतंत्रता से निर्णय लेंगे जो भी है, चाहे मंत्री के ही खिलाफ क्यों ना हो। जब उन्हें अपनी नौकरी का खतरा ही नहीं है, तो वो तो कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। अब देखिए, इसमें कार्यकाल की सुरक्षा की बात करें, इसमें लिखा है न्यायाधीश जब 65 साल का होगा ना, तभी रिटायर होगा। तो इसमें क्या है कार्यपालिका विधायिका उसे हटा ही नहीं सकता भैया 65 से उसको 64 साल का तो नहीं कर सकता ना या 63 के बंदे को 65 नहीं कर सकता कोई। तो वो तो जब 65 का होगा तभी हटेगा। तो भैया इस पे भी किसी का दबाव नहीं है। तो इनके पदों से हटाने का एकमात्र तरीका क्या है? वही जो हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं जो महाभियोग लगता है वो। साबित कदाचार के आधार पर संसद दोनों सदनों के विशेष बहुमत से इसको हटा सकती है, जो कि बहुत कठिन काम है। यानी कि यहाँ से भी नहीं हटा सकती, तो न्यायाधीश क्या है फ्री है, ठीक है, स्वतंत्र है, कैसा भी निर्णय ले सकते हैं, मतलब सही निर्णय ले सकते हैं। अब वेतन की बात करते हैं, तो इसमें कहा जो सर्वोच्च न्यायालय ना, उसके वेतन और न्यायालय के सभी जो प्रशासनिक जो खर्चे हैं वो आर्टिकल 143 के तहत के भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है। यानी कि अभी इसमें भी किसी का वो हस्तक्षेप नहीं होगा, पैसा तो इन्हें मिलना ही मिलना है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। अब है अवमानना पर दंड देने की शक्ति है इनकी। मतलब समझिए आर्टिकल 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति देता है। यानी कि इसने कहा कि भैया अगर आपने सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करी है तो आपको दंड दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, चाहे वो फिर कोई भी हो, मंत्री ही क्यों ना हो। ठीक है। तो अब इसमें लिखा है आर्टिकल 121 में प्रावधान है कि न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संदर्भ में किए गए आचरण पर संसद में बहस नहीं की जाएगी। मतलब इसने कहा कि न्यायाधीश कुछ भी कर रहा हो, संसद में उसने जो भी किया उसका आचरण जैसा भी रहा उस पर बहस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ कब होगी जब न्यायाधीश पे महाभियोग प्रक्रिया चल रही हो, अन्यथा नहीं हो सकती। न्यायाधीश कुछ भी कहे संसद में उसको लेके घसीटा नहीं जाएगा। ठीक है, आधिकारिकता में कटौती नहीं होगी, जो भी उसका कार्यक्षेत्र है, जैसी भी उसकी शक्तियां हैं उसमें कटौती नहीं होगी। संसद को आर्टिकल 138, 139 एंड 134 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता को बढ़ाने की शक्ति तो है लेकिन कम नहीं कर सकता। यानी उसकी शक्तियों को बढ़ा तो सकती है संसद, कम नहीं कर सकती। ये भी अच्छी बात है। तो उसे क्यों डर लगेगा किसी से भी। तो न्यायिक कार्य सिर्फ न्यायपालिका द्वारा किए जाएंगे, जिससे उसे क्या है कार्यात्मक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। मतलब इसने कहा कि हमारे पास विधायिका भी है, हमारे पास कार्यपालिका भी है, हमारे पास न्यायपालिका भी है, लेकिन न्यायिक कार्य सिर्फ और सिर्फ यही करेगा, बाकी ये लोग नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा आर्टिकल 146 के तहत क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को शक्ति दी गई है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों और अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कर सके। ठीक है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, न्यायालय के जो अधिकारी हैं या सेवक है, उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही कर रहा है। कोई कार्यपालिका या विधायिका का सदस्य नहीं कर रहा है। मतलब कोई कार्यपालिका का सदस्य नहीं कर रहा है। इसने कहा हालांकि न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति मतलब कि जो रिटायरमेंट के बाद वकालत पर रोक लगाई गई है, इसका उद्देश्य यह है कि न्यायाधीश निर्णय देते समय लाभ से बचे। मतलब इसने कहा कि जब तक आप जज हैं, राइट,
तब तक तो ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे रिटायर हो गए ना, उसके बाद आप वकालत नहीं कर सकते। क्यों? कि क्योंकि गाइस ऐसा है कि उद्देश्य क्या है कि न्यायाधीश निर्णय देते समय, कोई भी निर्णय देते समय क्या है, लोभ से बचे रहें। मतलब समझिए अब इसको कि गाइस कोई केस है, वो कोई निर्णय दे देता है, सपोज कि बहुत ही अमीर आदमी है, मान लेते हैं, वो उसे लालच दे देता है कि भैया मेरे पक्ष में जो है फैसला सुना दो। तो उसके बाद क्या है, जब आप वकालत करेंगे या बाद में आप वकालत करेंगे ही करेंगे, मैं अपनी तरफ से आपको इतने पैसे दे दूंगा, या मैं मतलब वही है ना गाइस, ये वकालत भी जो होती है कि हर जो वकील होता है वो एक तरह का नहीं होता है, कुछ बड़े वकील होते हैं, छोटे वकील होते हैं, तो यहाँ पे ना थोड़ा-सा लालच दे दिया जा सकता है। ठीक है? तो अगर वो उसको पता है, न्यायाधीश को पता है कि भैया 65 साल बाद तो मैं रिटायर हो ही जाऊँगा, मैं कुछ भी निर्णय दे दूँ, उसके बाद तो मुझे ₹1 का फ़ायदा किसी से भी नहीं होगा। ठीक है? तो वो ना सटीक, मतलब सटीक नहीं, बिल्कुल जेन्युइन निर्णय देगा। ठीक है? वो किसी लोभ में, किसी लालच में नहीं आएगा कि भैया कि जब मैं रिटायर हो जाऊँगा उसके बाद ये मेरी मदद कर देगा, वो मेरी मदद कर देगा, मेरी वकालत चल जाएगी, मैं एक बहुत बड़ा वकील बन जाऊँगा या कैसा भी, कुछ भी। ठीक है। तो जब इसे पता है कि मैं जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तो मैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो मैं निर्णय भी सही-सही दे देता हूँ, क्या जाता है। चलिए यहाँ लिखा है रिटायरमेंट के बाद क्या है, न्यायाधीशों को वकालत करने से तो रोक दिया गया है, किंतु इसने कहा राजनीतिक पद या आयोग से जुड़ी जो नियुक्तियाँ हैं, उसको स्वीकार करने से नहीं रोका गया है। यानी कि वकालत तो नहीं कर सकता, लेकिन जो राजनीतिक पद है या फिर आयोग के जो होते हैं ना, कमीशंस, आयोग होते हैं, उसमें उसमें जो नियुक्तियाँ होती हैं, उसमें जो है ना, जो रिटायर्ड जज है, वो आ सकता है। ठीक है? अब देखिए इसमें लिखा है फौजदारी और दीवानी कानून। फौजदारी का मतलब होता है गाइस आपराधिक कानून, और दीवानी का मतलब होता है सिविल लॉज। ठीक है, सिविल कानून। ठीक है, सिविल आपने आप लोग को पता होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें, देखिए आपराधिक से समझ जा रहे होंगे, फौजदारी आपराधिक क्या होता है। ये ऐसी क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। जैसे अपराध क्या क्या है, तो गई चोरी अपराध है, हत्या, दहेज उत्पीड़न, इन सारे अपराध हैं। तो इसमें जो है ना, FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच कर अदालत में केस फाइल करती है। ठीक है, FIR दर्ज हुई, पुलिस ने जांच करी, फिर अदालत में केस फाइल हुआ। ठीक है, फिर केस फाइल हुआ, फिर अपराधी के दोषी पाए जाने पर जेल, जुर्माना या फिर दोनों चीज हो सकती है। ठीक है, इतनी सी बात। चलिए अब यहाँ देखिए, अब इसमें है दीवानी यानी सिविल कानून की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है इसका संबंध क्या है, व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से है। मतलब इसमें इसमें सिविल कानून में जैसे ना मारकाट, ये सारी चीजें चोरी पूरी नहीं आती है। सिंपल सिंपल बात है, जैसे कि आपका जमीन का विवाद चल रहा है दो लोगों के बीच में, वस्तुओं की खरीदारी में कुछ गड़बड़, किराया किराया इसमें सिविल मामले में आता है, तलाक सिविल मामले में आता है। हाँ, बड़ी चीजें छोड़ के जो ये सारी चीजें हैं, ये सब सिविल मामले में आती हैं। अब इसने कहा प्रभावित जो पक्ष है वो न्यायालय में एक याचिका दायर करता है यहाँ पे। ठीक है, उसमें एफआईआर के बाद आपको अदालत में क्या करना होता है, केस फाइल करनी होती है। इसमें क्या है कि एक याचिका दायर करनी पड़ती है। ठीक है, अब इसने कहा किराए से संबंधित मामले में मकान मालिक किराएदार मकान मालिक पर क्या करता है, मुकदमा दर्ज करता है कि भैया ये मुझे परेशान कर रहा है या ये किराया नहीं दे रहा। इसमें क्या है, अदालत द्वारा उचित राहत की व्यवस्था की जाती है। भैया अदालत क्या है, अब देखिए पहले कोशिश करता है कि किस तरीके से चीजें निपट जाए। ठीक है, उचित तरीका होता है उसको अपनाने की कोशिश करती है अदालत। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, इसने कहा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। एक लिखा है शमनी अपराध। तो इस प्रकार के मामलों को दोनों पक्षों में के आपसी समझौते से निपटाने की छूट होती है। मतलब इसमें क्या है, दो पक्ष हैं, ठीक है, दोनों परेशान है किसी बात को लेकर। तो भैया इसमें क्या है ना, सबसे पहले कोशिश क्या की जाती है, दोनों को बिठाएं और क्या है, बातचीत करें और जो मामला है उसको निपटा दें। क्या है ये, इसमें क्या है, शमनीय अपराध। देखिए शमनीय अपराध में क्या है, इस प्रकार के मामले के में दोनों पक्ष कोई समझौता नहीं कर सकते, और ना ही इसमें क्या है, अभियुक्त को शिकायत वापस लेने का अधिकार। एक बार शिकायत कर दी तो कर दी भैया, और समझौता तो होना ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें लिखा है असंज्ञेय अपराध। मतलब इस प्रकार के अपराध के लिए बिना वारंट के अभियुक्त की जो गिरफ्तारी है वो नहीं की जा सकती। यानी कि अगर कोई अभियुक्त किसी बंदे की गिरफ्तारी करनी है तो वारंट की बहुत जरूरत पड़ेगी। यानी कि पुलिस अगर इस बंदे को जो है ना गिरफ्तार करने जा रही है तो सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए, वारंट होना चाहिए। देखिए ये होता है असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध में क्या है, इस प्रकार के अपराध में जो है कार्रवाई के संचालन के लिए पुलिस को न्यायाधीश की अनुमति
की आवश्यकता नहीं होती। भैया उसको लगता है इसको पकड़ना है, जाइए पकड़ लीजिए। बिना बिना वारंट के जाके जो है ना पुलिस पकड़ सकती है। चलिए, इसमें लिखा है राज्य न्यायपालिका। तो गाइस, देखिए गाइस, अभी हम क्या कर रहे थे? हम बात करते हैं संघीय न्यायपालिका की, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे थे। ठीक है। अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं गाइस? तो संघीय न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ते-पढ़ते हम सर्वोच्च न्यायालय में अपने मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश ये सब बातें करी, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी शपथ, उनके वेतन-भत्ते, इन सब उनकी शक्तियाँ-वक्तियाँ क्या है, उनकी पद ये सारी बातें हमने किसमें कर ली? हमने जो संघीय न्यायपालिका यानी कि आपके उच्च न्यायालय में हमने बात कर ली, ठीक है? न्यायिक पुनर्वलोकन क्या होता है, न्यायिक लाइक सक्रियता क्या होती है, ये सारी बात कर ली। पीआईएल भी बात कर ली हमने इसमें, ठीक है। इतनी बात करने के बाद गाइस, हमने अभी संघ के स्तर पे बात करी, केंद्र में बात कर ली, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं राज्य पे के स्तर पर, यानी कि राज्य न्यायपालिका, स्टेट जुडिशरी की बात करते हैं। इसमें हम यहाँ पे क्या देखेंगे ना, इसमें हम देखते हैं हाई कोर्ट। मतलब जब आप संघ की बात करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, जब आप राज्य में बात करते हैं तो सबसे बड़ा न्यायालय उच्च कोर्ट होता है, सॉरी, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट होता है गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी।